दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कक्षा 6, 7 और 8 का इतिहास समाप्त कर दिया है। आज हम लोग कक्षा 9 का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला चैप्टर है और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस के क्रांति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, अध्याय 3 में आपने जर्मनी के बारे में जानेंगे। आज हम लोग फ्रांस के बारे में जान रहे हैं, फ्रांस की क्रांति क्या थी। आगे हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में जो अध्याय 3 हम पढ़ने वाले हैं उसमें हिटलर का उदय कैसे हुआ और जो नासीवाद की राजनीति थी उनका विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नासी थे जर्मनी में, जो औरतें थीं, जो बच्चे थे, उनकी दशा के बारे में, और जो स्कूल थे यानी जो शिक्षा था उसके विषय में, शिक्षा की दशा कैसी थी, और जो लोगों को यातना दी जाती थी और जो गृह थे इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा, मतलब ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जो नासीवाद था उसने किस तरह से जो विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के लोग थे उनके जीने के जो अधिकार थे उससे ही उन्हें वंचित कर दिया था। किस तरह उन्होंने जो यहूदी थे उनका सफाया करके तथा लोगों के भीतर यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और जो लोकतंत्र व समाजवाद था उनके खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। लोकतंत्र समाजवाद के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। नासीवाद के उदय की जो कहानी है वो सिर्फ कुछ खास घटनाओं जैसे सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। ठीक है, देखिए जो ये नासीवाद का उदय है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ सत्ता की चाह वाले लोग हों जिन्हें सत्ता हथियाना था, या कुछ हत्याकांडों के बारे में बताया गया हो, या तो किसी के मौत की कहानी बस नहीं है। इससे अलग ये विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। देखिए, ये किसी स्पेशल टॉपिक या स्पेशल परेशानी की वजह से, ठीक है, इसकी जो कहानी है नासीवाद की उसका उदय नहीं हुआ है, बल्कि जो सामाजिक वर्ग था, जो विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, उनके लिए एक विस्तृत व्यवस्था थी और यह व्यवस्था जो थी ये दिल दहला देने वाली थी। ये है नासीवाद के उदय की कहानी। देखिए, भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नासीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस है, यानी डर सा ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास जो है वह सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की भी कहानी है। देखिए, जो अगर आप लोग जब आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये सिर्फ स्वतंत्रता और लोगों के लोकतंत्र के मिल जाने की, यानी लोकतंत्र आ जाने की कहानी भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कहानी में कि लोगों को स्वतंत्रता कैसे मिली, लोकतंत्र, कई देशों में लोकतंत्र हो गया, सिर्फ इसके बारे में नहीं है। इसके अलावा कि लोगों के साथ कैसे हिंसा होती थी, निरंकुश तरीके से कैसे शासन किया जाता था, लोगों पे अत्याचार कैसे होता था, लोगों की मृत्यु कैसे होती थी, ये सब मिला के ये समझ लीजिए कि ये एक नॉर्मल बात नहीं है, यह एक महाविनाश की कहानी है। आइए देखते हैं महाविनाश। यहाँ शुरू होती है, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में एकदम आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वो सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। देखिए,
14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में एकदम चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आतंक फैल गया हो चारों तरफ। जो सम्राट थे उन्होंने सैनिकों को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और नगर में यह अफवाह फैल गई कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरदस्ती प्रवेश कर गए, घुस गए। अंततः क्या हुआ, जो सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और जो बास्टिल का किला था उसके जेल को तोड़ दिया, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में जो बास्टिल का कमांडर था वो मारा गया और कैदी जो थे उन्हें छुड़ा लिया गया। उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण जो बास्टिल का किला था वो लोगों के घृणा का केंद्र था, यानी लोग उससे बहुत नफरत करते थे। इसलिए किले को ढहा दिया गया, यानी तोड़ दिया गया, तोड़ के गिरा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे, यानी उसके इस विध्वंस को याद के तौर पर जो लोग रखना चाहते थे उनको बेच दिया गया, उसके जो अवशेष थे उनको बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के जो देहाती क्षेत्र थे वहां और कई संघर्ष देखने को मिले। अधिकांश जनता जो थी वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जो पाव रोटी यार आप लोग खाते हैं ना, बन कहते हैं, वो समझ लीजिए, सो बन के कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया था। उसी की जो ज़्यादातर जनता थी उसका विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंह अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसे शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? आखिर देखिए, फ्रांस के सम्राट को फांसी क्यों दी गई, आखिर ऐसा कैसे हो सका, इसके बारे में देखते हैं। मेरा ना ब्रेकअप हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था किससे बात करूं। इंस्टा पे डालती तो दोस्त बोलते। अब देखिए आगे क्या दे रहा है। हाँ, हमने कहा पढ़ लिया। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, देखिए 18वीं सदी के पहले फ्रांसीसी समाज क्या था उसके बारे में दिया है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां जो था वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी जो उम्र थी वो केवल 20 साल थी। उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष जो है उसको खाली पाया। जब वो राजा बना तो उसने पाया कि उसका जो राजकोष है वो बिल्कुल खाली है, खजाना एकदम खाली हो चुका है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण जो फ्रांस के वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। देखिए, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर अब अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिरवे जो था वहाँ की मुद्रा थी भाई, ये समझ लीजिए। सरकार से
कर्जदाता जो थे अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार मजबूर थी, अपने बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। भाई देखिए, जो फ्रांसीसी सरकार की बजट थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो कर्ज चुकाना पड़ता था यार। इसके लिए सरकार मजबूर, भाई उसने कर्जा लिया था तो कर्जा देना पड़ेगा, सरकार मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, किसी राजा के पास क्या खर्च होता है, वही होता ना, जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार जो थी उन्होंने करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। भाई जब उनके पास उनका खजाना खाली हो जाएगा तो भाई सेना रखना ही है, ठीक है, जो सरकारी कार्यालय हैं उनको चलाना ही है, जो विश्वविद्यालय हैं उनको चलाना ही है। इन सब को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। वो धन कहाँ से होगा? करों के माध्यम से। तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया? करों में वृद्धि कर दिया। वृद्धि के लिए वो मजबूर हो गई। यह कदम भी नाकाफी था। इससे भी सरकार जो थी वो पटरी पे आने के लिए तैयार, पटरी पे आ ही नहीं रही थी यार, कर्जा इतना ज्यादा हो गया था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। देखिए, जो फ्रांस सरकार थी वो 3 स्टेटों में बट गई थी और जो टैक्स भरते थे वो केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण थे, जो आम लोग थे, वे लोग ही केवल टैक्स देते थे। वर्गों में विभाजित जो फ्रांसीसी समाज थी वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। देखिए, चित्र 2 में दिया है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। जो चित्र 2 है, ये देखिए, चित्र 2 यही है ना, चित्र 1 है, आगे होगा चित्र 2, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, शायद ये देख लीजिए, ये है चित्र 2, ये चित्र 3 आ गया, 2 नहीं है, हाँ, ये चित्र 2 है। देखिए, ये दिखा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था? प्रथम स्टेट होता था। इसमें कौन आते थे? पादरी वर्ग जो था वो लोग प्रथम स्टेट में आते थे। उसके बाद आता था ये द्वितीय स्टेट, इसमें जो कुलीन वर्ग था ये लोग आते थे। उसके बाद आता था तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, आम व्यापारी, जो अदालती थे, कानूनी कर्मचारी जो थे वो लोग थे, वकील थे, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। इनके साथ किसान थे, कारीगर थे और छोटे किसान थे, भूमिहीन व्यक्ति थे, मजदूर थे, नौकर थे, ये लोग जो थे ये तीसरे स्टेट में आते थे। जो फ्रांस की व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग था। द्वितीय वर्ग जो था, दूसरे स्टेट जो था वो कुलीन वर्ग था। ऐसे ही जो तृतीय वर्ग था, इसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, ये जो निचले तबके के लोग थे, ये लोग तृतीय स्टेट में आते थे और केवल ये लोग ही कर चुकाते थे। ठीक है, आगे देखिए, हम कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पहुंचे थे यार, हाँ, ये देखिए, फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था थी, चित्र 2 उसको दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% जो थे वो किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या जो थी बहुत कम थी। देखिए, फ्रांस की जो आबादी थी उसके 90% आबादी किसान थी, लेकिन इनके पास जो जमीनों की संख्या थी वो बहुत कम थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेट के जो अमीर थे उनका अधिकार था। ठीक है, देखिए, यहाँ जो ज़मीनें थी फ्रांस की, उसके 60% हिस्से पर जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो जमींदार वगैरह थे, पादरी वगैरह थे, जो चर्च के पादरी थे, और जो तीसरे स्टेट के भी जो अमीर लोग थे, उन लोगों का 60% भूमि पर अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट जो थे, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग, इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त होते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विशेष अधिकार था वो राज्य को दिए जाने वाले करों में
छूट था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। वो किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में भी सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा यानी टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। किसानों को चर्च को भी धार्मिक कर के रूप में कर देना पड़ता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के जो तमाम लोग थे वह सरकार को तो कर्ज देना ही होता था। इन करों में टाइल कर यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है उसके साथ साथ और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। जैसे सरकार को मान लीजिए डायरेक्ट कर तो देना ही है, इसके अलावा इनको अन्य कर भी देने पड़ते थे, अन्य प्रकार का भी टैक्स चुकाना पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ था वो करों के माध्यम से जनता से ही वसूली जाती थी, जनता ही वहन करती थी। यहाँ देखिए लिवरे जो है फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट देखिए, एस्टेट का मतलब होता है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और जो सामाजिक हैसियत थी उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। और देखिए पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। टाइड का मतलब क्या है? चर्च द्वारा जो कर वसूला जाता था, ठीक है, यह कर कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था जिसे टाइड कहा जाता था। टाइल क्या होता था? सीधे ये कर राज्य को दिया जाता था, यानी ये डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, जो डायरेक्ट सरकार को दी जाती थी। आगे देखिए यहाँ क्या दिया है, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वो इसको एक नज़र देखता तक नहीं है। देखिए ये जो गरीब किसान है वो जमींदार को देने के लिए फल सब्जी बहुत सारा सामान लेके आया है, ठीक है, पैसा वगैरह जमींदार को देने के लिए लाया है। जमींदार इन सब चीज़ों को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन एक बार भी वो किसान की तरफ नज़र उठा के नहीं देख रहा है। देखिए क्रियाकलाप में बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है? बताइए भाई। भाई उनका खून चूस रहे हैं ना, इसलिए। यहाँ देखिए लिखा है ना, जो कुलीन वर्ग है जो सामंत हैं उनको मकड़ा कहा गया और किसान को चित्रकार ने मक्खी कहा है। शैतान को जितना दोष का लालच उतना ही बढ़ता जाता है। वही चीज़ यहाँ चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। एक किसान इनको इतनी सारी चीज़ें दे तो रहा है, लेकिन ये कहें कि ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन किसान से खुशी से बातें कर लें या किसान की तरफ देख लें, उनको देखने में भी परेशानी होती थी। इतना तुच्छ समझते थे ये लोग। आगे देखिए 1.1 क्या है, जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या जो थी 1715 में 2.3 करोड़ थी। फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 2 करोड़ 30 लाख, जो सन 1789 में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई। इससे क्या हुआ, जो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांगे जो थी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। देखिए जब जनसंख्या बढ़ गया तो जाहिर सी बात है अनाज की मांग बढ़ेगी। अनाज की मांग तो बढ़ रही थी, लेकिन पैदावार जो था वो घट गया। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो था वो पाव रोटी था, और पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो गई। देखिए जब डिमांड बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है रेट भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पाव रोटी की डिमांड बढ़ी वैसे वैसे इसकी रेट में, उसकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर जो कामगार थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे
और उनकी जो मजदूरी थी वो भी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे उनकी सैलरी जो थी वो नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीरों और गरीबों के बीच जो दूरियां है वो और बढ़ती गई। स्थितियां जो थी तब और खराब हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से जो पैदावार था और गिर गया। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था भाई। मान लीजिए या तो सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए, इससे क्या होता था, पैदावार जो होती थी वो बेकार हो जाती थी और फिर से अकाल की स्थिति आ जाती थी। इससे लोगों की रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। और भाई ऐसे जो जीविका संकट है वो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी कि भाई भुखमरी फैलना फ्रांस में ये आम बात हो गया था राजतंत्र के दौरान। इस समय नहीं भाई। जीविका संकट क्या होता है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन जो है वो भी खतरे में पड़ने लगे। देखिए अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो। अनाम का मतलब क्या होता है, जिसका नाम ही नहीं मालूम भाई, सा नाम ही तो बोलेंगे। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, देखिए ये देखिए फसल खराब हो गई, ठीक है। जब फसल खराब हो गई तो पैदावार होगा नहीं। जब पैदावार नहीं होगा, अब जो गरीब गुरबा लोग हैं वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। भाई ये बताओ, देखो क्या हुआ, फसल खराब हो गई, पैदावार कम हुआ, पैदावार कम हुआ, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, रेट बढ़ गई। अब रेट जब बढ़ जाएगा तो आम गरीब आदमी है वो लोग पाव रोटी कहाँ से खाएंगे, मतलब जो अन्न है वो अन्न कहाँ से खरीदेंगे। जब खरीदेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, ठीक है। जब नहीं खरीदेंगे भाई तो जाहिर सी बात है, जब नहीं खाएंगे तो महामारी फैलेगी। महामारी तो फैलेगी भाई। उनको रोटी खाना है, रोटी खाने के लिए भाई भूखे हैं। अब जब आदमी को पेट में भूख लगेगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग विरोध करेंगे ही। और जब विरोध करेंगे लूटपाट करेंगे भाई, उसके बाद जो है वो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। और जब मरेंगे तो इसी को कहते हैं, भूख से मर जाने को महामारी फैल जाना। देखिए उभरते मध्य वर्ग ने जो विशेष अधिकार थे उनकी अंत की कल्पना की। देखिए क्या था, पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार जो थे वो विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम जो था वो नहीं था। आखिर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए साधन तो चाहिए ना, तो वो साधन था ही नहीं। ऐसा कोई कार्यक्रम उनको नहीं दिख रहा था कि उनके जीवन में बदलाव आए। ये जिम्मेदारी जो थी ये तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। उन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई कि ये जो कुलीन नहीं, ये जो आम जनता है इनकी हालात को बदलना पड़ेगा। जो कामगार हैं, जो किसान हैं, इनकी स्थिति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस परिवर्तन लाने की जो जिम्मेदारी है वो तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो लोग समृद्ध और शिक्षित हो गए थे, वो नए नए विचारों के संपर्क में आने लगे थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना यानी जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक ने
रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जो थी वो प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण साधन थी, स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करता था। देखिए, ये जो दार्शनिकों के ये विचार थे, इन लोगों के विचारों पर जो चाय पीने वाले स्थान थे या कटिंग यानी सैलूनों में बैठकर जो लोग थे आपस में गर्मा गर्म बहस करने लगे थे। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच में जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध भाई गुस्सा भड़क उठा। देखिए, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत यहाँ दिया गया है। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला यानी साथ मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब से एक सौ यानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्त जो थे उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। दूसरी बात देखिए, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787-89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी थी कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की तरह करार सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार। जिनको दूसरों को देख के दर्द नहीं होता उन्हें भाई अपने दर्द पे भी रोने का अधिकार नहीं होता है। देखिए, यहाँ पहुँच गए थे ना, आगे देखिए क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत जो फ्रांसीसी सम्राट थी अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, ये कह रहा है प्राचीन राजतंत्र जो थे उसके जो फ्रांसीसी सम्राट थे वो अपनी मर्जी से अपने मन से कर नहीं लगा सकते थे। इसके लिए उसे स्टेट जो जनरल होते यानी प्रतिनिधि जो सभा होती थी उसकी बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट यानी जो प्रतिनिधि सभा थी एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे,
लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक जो है 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट जो था लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल यानी जो सभा थी, प्रतिनिधि सभा थी, उनकी बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा जो देखिए, जो किसान थे, जो औरतें थीं और जो कारीगर थे, वो लोग इस सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लिया था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो थे वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व जो है मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो जो था उनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये जो थे वो मूलतः पादरी थे और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। आगे देखिए, ये भी देख लीजिए। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि जो थे मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? देखिए आगे है शायद, हाँ ये देखिए, ये दिखा रहा है ना इसमें जो जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह तस्वीर जो है असेंबली में लगाई जानी थी। जो सब लोग हैं मेज़ों पे खड़े होकर, ये देखिए ना मेज़ पे खड़े हैं ना, ये मेज़ पे खड़े हैं, ये लोग खड़े होकर इनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। जिस वक्त नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, जो नेशनल असेंबली थी वो संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। पूरा फ्रांस जो था वो आंदोलित हो रहा था, यानी आंदोलन के लिए तैयार हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण जो फसलें थी वो मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें जो थी आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। जो क्रूर भीड़ थी उन्होंने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लट्ठेतों यानी लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से
आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्य जो भंडार था उनको लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक जो कर था उसको समाप्त कर दिया गया और चर्च के जो स्वामित्व वाली भूमि थी उसको जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। देखिए, मानचित्र से पता चलता है किस तरह किसानों के एक जत्थे के एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। इस मानचित्र में देखिए, जो किसानों के जत्थे थे, जो किसान इकट्ठे हुए थे, वो लोग कैसे यार एक स्थान से दूसरे स्थान में धीरे धीरे फैलते गए और सब पे कब्जा कर लिया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। देखिए, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधिकाओं, कार्यपालिकाओं एवं न्यायपालिकाओं में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। देखिए, जो ये है, इसके थ्रू जो नई राजनीतिक व्यवस्था थी वो काम करती थी। ये है भाई नेशनल असेंबली, विधायिका। इसमें 745 सदस्य थे। इनका जो निर्वाचन होता था भाई, वो वोटों के माध्यम से होता था। ठीक है, और वोट कौन देते थे? पुरुष लोग। जो पुरुष थे वो केवल वोट देते थे। मताधिकार जो प्राप्त लोग थे वो 2.8 करोड़ लोग थे, जो जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। जो 40 लाख लोग थे वोट देने वाले, वो लोग, उसमें केवल पुरुष थे, वो लोग वोट देते थे। और फिर ये नेशनल असेंबली के जो 745 सदस्य हैं वो लोग चुने जाते थे। ठीक है, इनका जो कंट्रोल होता था ये मंत्रियों के हाथों में होता था। ठीक है, और ये जो असेंबली है इनका नियंत्रण जो है सम्राट पे होता था, और जो सम्राट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो लोग भी भाई, वो उनका भी चयन वोट के माध्यम से होता था। यही बता रहा है। आगे देखिए, शाहरुख की एक स्टोरी तो डाली थी, और क्या किया था कि भैया। ठीक है, आगे देखिए। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार जो था वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब जो कानून था वो विधायिका बनाएगी, यानी आज के हिसाब से संसद मान लीजिए, उनको दे दिया गया कानून बनाने का अधिकार। नेशनल असेंबली ने अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनी जाती थी, देखिए ये नेशनल असेंबली जो थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, नीचे गई यार, फिर बढ़ेगा आगे। देखिए, नेशनल सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अगर आप अधिक से अधिक कर चुकाएंगे उतना अच्छा आपको माना जाता था नागरिक, और आपको जो है वोट देने का अधिकार तभी प्राप्त होता था। ठीक है, आगे देखिए। ये चित्र दिया गया है उस समय का। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर आकृति फ्रांस को और बाईं ओर कानून को निरूपित करता है।
ठीक है, ये चित्र इस चित्र के बारे में ये कह रहा है, ये जो चित्र बनी है ना इसके बारे में बता रहा है। देखिए, पुरुष एवं नागरिक का जो अधिकार घोषणा पत्र था वो क्या था ये भी देख लेते हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके जो अधिकार हैं वो समान होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखी थी, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग, अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अनिवार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अंततः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। जैसे सरकार को किसी जमीन से रोड निकालना होता है तो मजबूरी बन जाती है सरकार की, तो जमीन के बदले मुआवजा देती है ना, वही बात कह रहा है। यहाँ देखिए, मराठ ने अपने अखबार लामी द पपल में लिखा है, जनता का मित्र, इसका मतलब जो होता है लामी द पपल यानी जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर उन्होंने टिप्पणी की, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी सुधर नहीं सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जो अमीर वर्ग है कानूनों को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पपल से लिया गया है ये। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक जो प्रतीक थे उनके क्या मायने थे। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। ये इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। टूटी हुई जंजीर का क्या मतलब था, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, ये देखिए, ये दासों की आज़ादी का प्रतीक था। छड़ों की बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, यानी ये देखिए, सिंगल गट्ठर मतलब भाई अकेले, और भाई कई सारे गट्ठर यानी एकता का प्रतीक। ठीक है, आगे देखिए, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख का ज्ञान, यहाँ प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। इसका मतलब क्या है, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। ये देखिए, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था ये, इसे राजदंड बोला जाता था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, देखिए, सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। इसका मतलब ये है। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली जो टोपी थी वो ये थी, देख लीजिए। नीला, सफ़ेद, लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग क्या थे, नीला, सफ़ेद और लाल, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है।
डेनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप जो था वो ये था, देख लीजिए। विधिपट यानी कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ये क्या दिया है, यहाँ भी देख लीजिए, क्रियाकलाप है ये। बॉक्स 1 में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। बॉक्स 1 कौन सा है भाई? बॉक्स 1 ले बर्बिए के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में चित्र प्रतीकों की व्याख्या करें। ये क्रियाकलाप आप लोग जाइए करिए, करेंगे तभी पता चलेगा। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं में अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, वो मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले, नौकरी व दिहाड़ी जो मजदूर थे, वे लोग इन क्लबों में शामिल थे। उनका जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त जो वर्ग था, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों को सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। देखिए, कॉन्वेंट में धार्मिक जीवन को समर्पित समूहों की इमारत जो थी, उन्हें कॉन्वेंट कहते थे। ये देखिए, ये किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ तस्वीरों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण ले और हर 2 साल में लगने वाली सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित करें। यह तस्वीर स्वतंत्रता नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये आकृति इसके बारे में कह रहे हैं। ये क्रियाकलाप आप लोग खुद कीजिए। इसलिए जैकोबिनों को स्वकुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। स्वकुलात यानी पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह को
विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित जो असेंबली थी उन असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया गया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसका प्रमुख चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि कब वे जो देश हैं कब और कैसे गणतंत्र बने, वहां राजतंत्र कैसे खत्म हुआ। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। देखिए, 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई लुई 16वें को। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही यश्न हुआ। राजा जो रानी थे लुई 16वें थे और उनकी जो बीवी थी उनको राजद्रोह के मामले में फांसी दे दिया गया। यार, आतंक राज 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की जो शक्ति थी उसकी नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकने वाली आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की जो राशनिंग थी उस राशनिंग कर दी गई। किसानों को बाध्य किया गया कि अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों को, देखिए, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। ठीक है, और जो सभी नागरिक थे उनके लिए सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत जो मानस्यूर महाशय यानी एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक एवं सितोइन यानी नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन ही उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। कॉलेज गई थी मेरे दोस्त बनाने, उन्होंने पूछा यू स्मोक, तो मुंह लगने के लिए मैंने हाँ। ठीक है, रोबेस्पियर जो थे वो उन्होंने नीतियों को इतनी सख्ती से लागू कर दिया कि उनके जो समर्थक थे वो त्राही त्राही करने लगे और जुलाई 1794 में न्यायालय ने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया और उनको गिरफ्तार करके अगले दिन ही उनको मौत की सजा दे दी और उनको मौत दे दिया गया। उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। देखिए, लिबर्टी क्या है? 2 परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मामोलिनस ने 1793 में यह लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजारना आवश्यक है।
पर सत्य कुछ और ही है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश है, देखिए। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। तंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों को विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनमय न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ये क्रियाकलाप आप देखिए, वो नहीं बताऊंगा मैं। ये देखिए, क्रांतिकारी ने सरकार के अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें एक प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने का प्राचीन यूनान और रोम सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। देखिए, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के जो संपन्न तबके थे, उनके पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मत अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा जो था अक्सर विधान परिषदों से होता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की जो राजनीतिक अस्थिरता थी, उनने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के रूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। देखिए, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? आइए देखते हैं, हुआ होगा। ये देखिए, बरसाई की ओर जो कूच की औरतें हैं वो जा रही हैं। महिलाएं जो थीं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां जो थी, यानी अमीर वर्ग की जो लड़कियां थीं, तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी जो महिलाएं थीं, उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर रोटी लाना, बच्चों की देख रेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। देखिए, काम तो ज्यादा था पर मजदूरी कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। ठीक है, उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब के रूप में सामने आया था। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुईं
कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, वो लोग वोट नहीं कर सकती थी। महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था तभी नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर पाएगा जब उनकी नई सरकार में भागीदारी होगी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं जो थी व्यावसायिक प्रशिक्षण जो था, व्यापारिक प्रशिक्षण जो था वो ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मत अधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मत अधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। वोट देने का अधिकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने हासिल कर लिया। देखिए, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुज 1748 से 1793 महिला क्रांतिकारी हैं फ्रांस की, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओलंप दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत जो अधिकार थे उनसे वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके तुरंत बाद ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। आगे देखिए, ओलंप दे गुजे के जो घोषणा पत्र था उसमें क्या क्या लिखा था। औरत देखिए, औरत जो है वो जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। भाई सही बात है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी पुरुष महिला नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार यानी अधिकारी हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। यह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती हैं, गिरफ्तार और नजरबंद भी की जा सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ये देखिए, महिलाओं को कितने कठोर रूप से बेकरी के दुकान पर खड़ा होना पड़ रहा है। लाइन लगा खड़ी है ना, देखिए ना कितनी मुश्किल से यार। 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सम्मेलन ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुष को सौंपा है। क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं, प्रकृति ने पुरुष से कहा है पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य ये तुम्हारा साम्राज्य है।
प्रकृति ने महिला से कहा है स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व ये तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं हो चुका है? देखिए ये क्रियाकलाप है, ये सब आप लोग करिए। ये जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से, ठीक है, जो जोकोबिन राजनीति थे उन्होंने कहा महिलाओं के अधिकारों यानी महिला जो क्लब थे उनको बंद करने के लिए ये बातें कही थी उन्होंने, जैकोबिन ने। ठीक है, आगे देखिए दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन का जो शासन था, उनके जो क्रांतिकारी थे वो उनके सामाजिक सुधारों में से एक था। दास प्रथा जो था उनको रोकना जैकोबिन शासन के जो क्रांतिकारी थे उनके प्रमुख सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गार्डलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों का अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी का यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोदे या नांते बंदरगाह से अमेरिका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाज़ों में भर दिया जाता था। वहां उनके बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करने का संभव प्रयास हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह जो थे वो फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा जो थी उसकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई। जो नेशनल असेंबली थी उसमें लंबी बहस हुई। व्यक्ति के मूल अधिकारों को उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। देखिए लोग चाहते तो थे कि इनके लिए कुछ कानून बनाया जाए, पर उनको ये भी डर था अगर वो दासों के फेवर में कानून बनाते हैं तो जो व्यापारी वर्ग है वो उनसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए क्या दे रहा है। 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ये निग्रो क्या, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय जो लोग हैं इनको निग्रो कहा जाता है। यह अपमानजनक शब्द होता है जिसका प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्रांति और रोजाना की जिंदगी में देखिए, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती हैं? नहीं। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के जो पुरुष, महिला और बच्चे थे उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना दिया कि स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया जाए। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां यानी किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तेजी से गांव देहात तक
जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तन का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस का स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और जो उत्सव के जुलूस थे उसमें असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिक जो थे उन्होंने पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। सब लोग तो शिक्षित थे नहीं कि किताबों को पढ़ लें। देखिए आगे, मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड, ये चित्र कब का है? अरे यार फिर गड़बड़ हो गया। आज इसमें देख रहा हूँ मैं, बहुत गड़बड़ हुआ है, मुझे कई बार कट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा यार। आगे देखिए, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों को असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। देखिए, स्वतंत्रता और अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। इनके कारण वहाँ जो सामंती व्यवस्था थी उनका नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो महत्वपूर्ण उदाहरण थे। जो राजा राम मोहन राय थे और जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर ही भारत में अपने विचारों को व्यक्त किया। ये देखिए, राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धारा दी। फ्रांस 1830 में जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे इन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ये देखिए चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त हो गया। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये लोग आप लोग इसे जाके कर लीजिए। कर लेंगे तो जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक दो बार वीडियो देखेंगे ना तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और देखिए, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, इससे ही उम्मीद बनती है अगले दिन के लिए आदमी मोटिवेट होता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप करके मत भागा कीजिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।